हेलो दोस्तों, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की शुरुआत, और ये सेगमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने सबसे पहला टॉपिक चुना है इंडिया म्यांमार रिलेशन। और इंडिया म्यांमार रिलेशन को चुनने की सबसे खास वजह है कि रिसेंटली ये आर्टिकल्स काफ़ी न्यूज़ में है, म्यांमार से रिलेटेड आर्टिकल्स। जैसे कि लगातार ऐसे खबरें आ रही है कि म्यांमार से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि वो जो है फ्री मूवमेंट रिजाइम बंद करवाने की सोच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के पीछे की कारण क्या है, क्या पूरी बात है, क्यों म्यांमारीज इंडिया आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पर इससे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों ज़रूरत है हमें इंटरनेशनल रिलेशन करने की। बात अगर करें यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की, तो वहाँ इंटरनेशनल रिलेशन करके सेपरेटली टॉपिक है जीएस में। बट इसके अलावा हम अगर बात करें एसएससी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स या फिर एनी अदर एग्ज़ाम जहाँ भी करंट अफेयर्स है, तो जीएस में जहाँ भी करंट अफेयर्स है वहाँ आपको इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आए दिन इंडिया किसी के साथ कुछ ट्रीटी कर लेती है, किसी के साथ किसी ट्रीटी को बंद कर देती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह के समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम जान सकें कि किसी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। तो इसी पहल में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंडिया म्यांमार रिलेशन। और ये इस बात को नज़र में रखते हुए चुना गया है ये टॉपिक कि रिसेंटली हमने काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स देखे हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, जो हमें माइग्रेशन ट्रेंड्स के बारे में बताती है कि म्यांमार से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड 2021 की म्यांमार की मिलिट्री कूप, इसकी इफ़ेक्ट्स इंडिया पर क्या हुई, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ म्यांमार ऑन इंडिया, फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिसेंट माइग्रेशन ट्रेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या इंडिया की आगे की पॉलिसी क्या होनी चाहिए उस पर बात की जाएगी, बैलेंसिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड। एंड बाय द टाइम हम ये लेक्चर कंक्लूड कर रहे होंगे, यू विल गेट अ डीप इंसाइट अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर में एंड तक इस इंसाइट को जानने के लिए। यहाँ बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है, नैपीदाव है। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर फिलहाल जो हैं वो आर्मी के जनरल हैं जिनका नाम है मिन ऑन्ग हेलियांग। म्यांमार के प्रेसिडेंट मिंट सेलिंडिया हैं। और म्यांमार जो है वो भारत के साथ 1600 किलोमीटर की बॉर्डर को शेयर करती है। इसके साथ साथ म्यांमार जो है वो एक मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करती है इंडिया के साथ, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। 4 ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हैं, जो म्यांमार के साथ डायरेक्ट बाउंड्री को शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन से इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। आप नेपाल ले लो, बांग्लादेश ले लो, या बीट म्यांमार। तो म्यांमार के केस में म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 देशों से, इन 4 स्टेट से जो है म्यांमार जो है वो बॉर्डर शेयर करती है डायरेक्टली। तो हम ये याद कर सकते हैं, इसके लिए हम एक्रोनिम यूज़ कर सकते हैं नम, N फॉर नागालैंड, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मिजोरम, M फॉर मणिपुर। तो नम एक्रोनिम से हम ये याद रख सकते हैं कि कितने सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा इंडिया और म्यांमार की रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक टाइज है। काफ़ी लंबी दोस्ती है इन मुद्दों पर इंडिया और म्यांमार की, काफ़ी पुरानी दोस्ती है। फर्दर, म्यांमार इज़ द ओनली एशियन कंट्री एडजॉइनिंग इंडिया। तो एशियन जो कि एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इसके मेंबर्स में बस इंडिया की, एकमात्र इंडिया से जिनकी बाउंड्री सटती है वो है म्यांमार। तो एशियन कंट्री भी है म्यांमार। इसी वजह से म्यांमार जो है वो हमारा गेटवे है। एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे रिलेशन को तगड़ा करने के लिए म्यांमार क्या है, हमारी गेटवे है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि म्यांमार के साथ ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़े। इंडिया ने जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी लॉन्च की हुई है, जहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ये इंडिया है तो हम जो है हम क्या करेंगे, हम ईस्ट की तरफ ध्यान देंगे, हम ईस्ट की तरफ जो नेशंस हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, उनके साथ इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज बढ़ाएंगे, अपने ट्रेड को फ्री करने की कोशिश करेंगे ताकि सारे कंट्रीज़ को, सारे नेशंस को इक्वली या इक्विटेबली फ़ायदा हो सके। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अर्लियर क्या कहा जाता था, लुक ईस्ट पॉलिसी। म्यांमार जो है, म्यांमार
साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन है। यहाँ पर सालों साल तक क्या हुआ है, स्टैग्नेशन हुई है, इकोनॉमी जो है एकदम ठप सी हो गई थी, मिसमैनेजमेंट काफ़ी रहा, आइसोलेटेड रही म्यांमार बाकी देशों से, और इस वजह से क्या हो गया कि एक लैक हुई, एक कमी महसूस हुई है, एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो म्यांमार में नहीं है। इसी वजह से म्यांमार की इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा क्या है, हर्डल है, क्योंकि म्यांमार की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। मिलिट्री जो है म्यांमार की वो एक पार्टी को जो है सपोर्ट करती है, तो मिलिट्री जो है वो बैक करती है म्यांमार की यूएसडीपी पार्टी को, और जो है यूएसडीपी पार्टी जो है ये एक मेजर स्टेक होल्डर पोजिशन होल्ड करती है कंट्री के सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो अगर हम ध्यान से समझें तो मिलिट्री जो है वो किसे सपोर्ट कर रही है, यूएसडीपी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, और यूएसडीपी पार्टी के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं उनकी क्या है, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। तो कुछ ऐसे करके क्या है, एक पूरा व्यवसाय है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें अगर इंडिया और म्यांमार की, तो इंडिया और म्यांमार ने हमेशा से कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल कनेक्शन शेयर किया है, शताब्दियों तक शेयर किया है। कॉलोनियल पीरियड में तो इंडिया और म्यांमार जो है वो दोनों एक साथ रूल किया करते थे ब्रिटिश, और फिर बाद में 1937 में जो है इंडिया और म्यांमार को सेपरेट किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडिया से जो है नेशनलिज्म की टाइड म्यांमार तक चली जाएगी, फिर उनको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो वर्ल्ड वॉर II के बाद दोनों ही इंडिया और म्यांमार को जो है वो काफ़ी शॉर्टली जो है वो इंडिपेंडेंस मिल गई, और फिर उसके बाद से हमने लगातार कोशिश की है कि दोनों कंट्री की आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके, ताकि दोनों ही कंट्री का फ़ायदा हो। तो हम 1948 से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने की आपस में कोशिश कर रहे हैं। एक अगर बैकग्राउंड देखें म्यांमार के रिलेशन की, इंडिया म्यांमार रिलेशन की, तो एंशियंट टाइम में जो है इंडिया से म्यांमार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन उभर के आई है, बुद्धिज़्म। तो एंशियंट टाइम में इंडिया से जो है बुद्धिज़्म जो है वो म्यांमार में स्प्रेड होती है, स्पेशली जब राजा अशोक आते हैं, किंग अशोक आते हैं, तो वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हैं बुद्धिज़्म के स्प्रेड को लेकर के। तो वो मिशनरीज भेजते हैं ईस्ट ऑफ एशिया में भी और साथ साथ श्रीलंका में भी। तो म्यांमार में भी बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे जाते हैं और आगे आने वाले टाइम पर भी भेजे जाएंगे। फिर ब्रिटिश टाइम्स की बात करें तो ब्रिटिश जो है वो इंडिया के एक प्रोविंस की तरह देखती थी म्यांमार को। तो म्यांमार क्या है, ये एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हुआ करती थी 1937 तक, जिसके बाद ऑफ कोर्स ब्रिटिश ने म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया कि इंडिया की नेशनलिज्म म्यांमार तक स्प्रेड ना हो जाए। उसके बाद जब हमारी इंडिपेंडेंस हो गई एंड वी बिकेम अ रिपब्लिक, उसके बाद इंडिया और बर्मा ने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया। 1962 में मिलिट्री जो है उन्होंने एक कूप के थ्रू जो है म्यांमार पर कंट्रोल कर लिया। तो म्यांमार पर 1962 में भी मिलिट्री की कूप आई थी। फाइनली इन द ईयर 2015 हम देखते हैं कि NLD की सरकार, जो कि डेमोक्रेटिक सरकार है, ये जीत जाती है म्यांमार में और ये गवर्नमेंट बनाती है। इस दौरान हमने बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड अग्रीमेंट्स को साइन किया, जिसमें फ्री कंट्रोल रिजाइम को भी हमने बढ़ाने की बात की कि इंडिया और म्यांमार के बीच में एक फ्री मूवमेंट एरिया बनाने की बात की, वहाँ पर बाजार हाट लगाने की बात की, दोनों ही कंट्री के ट्रेड को सपोर्ट करने की बात की। एंड इन द ईयर 2021 क्या होता है, एक काफ़ी अच्छी विक्ट्री होती है फिर से NLD की। बट इस बार क्या होता है, म्यांमार की आर्मी कहती है कि NLD जो है इसमें कुछ फ्रॉड करके ये जीत रही है, और इस वजह से NLD की जो प्राइम मिनिस्टर होती है उनको जेल डाल दिया जाता है और आर्मी जो है वो खुद पावर ले लेती है तख्ता पलट से, यानी कि कूप से। So, having done with that, let us understand कि ये मिलिट्री कूप था क्या। तो ये मिलिट्री कूप में क्या होता है कि म्यांमार जो है उसको हेड कौन कर रहे थे, उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेड कर रही थी एक डिकेड से। हम देख रहे हैं 2015 से ही। तो नवंबर 2020 इलेक्शंस में क्या होता है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है वो वापस से जीतती है और काफ़ी अच्छी तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री जीतती है। किसके अगेंस्ट जीतती है, USDP के अगेंस्ट जीतती है। और अभी जस्ट पीछे हमने क्या पढ़ा कि USDP जो है वो एक प्रॉक्सी पार्टी है मिलिट्री की, मतलब म्यांमार की मिलिट्री जो है ना वो USDP को सपोर्ट करती है, क्योंकि USDP में सारे कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने जो है इंडस्ट्रीज को होल्ड किया हुआ है। तो इस वजह से वहाँ की आर्मी जो है, जिसको कि तत्मदाव कहा जाता है, तो तत्मदाव इज़ द नेम फॉर द म्यांमार आर्मी। तो उनके लिए काफ़ी अनएक्सेप्टेबल था कि USDP नहीं जीत करके NLD जीत रही है। और इसके बाद जो आर्मी के जनरल थे मिन ओंग ह्लियांग, इन्होंने जो है अपने कलीग्स के साथ मिलकर के एक वेल प्लान्ड मिलिट्री कूप कर दिया फरवरी 2021 में।
और इसके बाद जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो काफ़ी गलत तरीके से फ्रॉड से जीता गया और आर्मी जनरल ने खुद को जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर लिया और कहा कि ये बहुत ही जल्द जो है एक जनरल इलेक्शन जो है 2023 तक ये कंडक्ट करवा देंगे। लेकिन म्यांमार की जो जनता है वो रेगुलरली उन्होंने जो है आर्मी के रूल को रिजेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। आप देख सकते हैं ये म्यांमार से प्रोटेस्ट की एक पिक्चर है, रिटर्न आर इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जनता जो है वो लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लगातार जो है अपने वॉइस को उठा रहे हैं, वॉइस अप कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिकली। ये जो है ये कौन है, ये NLD की गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी फ़िलहाल जेल में हैं। तो इनको सेव करने की बात की जा रही है कि प्लीज़ सेव आर लीडर, फ्यूचर एंड होप। तो म्यांमार की जनता जो है वो लगातार वॉइस उठा रही है। Thus, there have been large scale pro democracy protest। तो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुई है म्यांमार में, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुई है, लेकिन मिलिट्री जनता ने जो है इसको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली क्रश कर दिया है। तो मिलिट्री ने जो है, तत्मदाव ने जो है इसको बहुत ही ब्रूटली जो है वो क्रश कर दिया है, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं डेमोक्रेसी के फेवर में। सो ज़रा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2010 में क्या होता है, मिलिट्री बैक्ड यूएसडीपी की पार्टी की हमने ऑलरेडी बात की, यूनियन सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी, ये जो है ये इलेक्शन जीत जाती है। ऑन सैन सू की जो है, इनकी जो नेशनल लीड डेमोक्रेसी है, ये लोग इलेक्शन को बॉयकॉट करते हैं 2010 में। नवंबर 13 को क्या होता है, ऑन सैन सू की जो है वो उनको 7 साल के हाउस अरेस्ट से उनको फ्रीडम मिलती है। फिर यहाँ पर ये काफ़ी एक्टिव है और बस 2 महीने बाद जनवरी में क्या होता है 2011 के, इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो पहली बार कन्वीन होता है कंट्री में इन हाफ अ सेंचुरी, चार्ज विद चूजिंग फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट सिंस 1962 कूप। तो 1962 के कूप के बाद जो है वो पहली बार जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट जनवरी 31 2011 में बैठती है और ये जो है ये पहली बार वापस से सिविलियन प्रेसिडेंट जो है वो चूज़ करने की कोशिश करती है 1962 के कूप के बाद। 2015 में क्या होता है, 8 नवंबर को फिर से नेशनल ये जो है NLD जो है ये जीत जाती है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री करती है इन म्यांमार, फर्स्ट ओपनली कंटेस्टेड जनरल इलेक्शन सिंस 1990। तो 1990 के बाद पहली बार ये ओपनली कंटेस्टेड जनरल इलेक्शन 2015 में होता है, जहाँ पर ऑन सैन सू की पार्टी जो है वो क्या करती है, NLD पार्टी जो है वो जीत जाती है और ऑन सैन सू की जो है ये डी फैक्टो लीडर बन जाती है, प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। फिर 2020 के नवंबर 8 को क्या होता है, NLD जो है वो 396 सीट आउट ऑफ 476 सीट जो है वो लोअर और अपर हाउस में पार्लियामेंट की जनरल इलेक्शन से जीत कर आती है। ऐसे में USDP दैट इज यूनाइटेड फ्रंट की जो पार्टी है, यूनाइटेड सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसको कि मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, तो वो एलिज करती है कि ये एक फ्रॉड की तरह जो है इलेक्शन जीता गया है। जनवरी 2021 में क्या होता है, मिलिट्री जो है वो रैम्स अप डिमांड फॉर इन्वेस्टिगेशन। मिलिट्री जो है वो डिमांड करती है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वोटर फ्रॉड हुआ गया है। और जनवरी 30 को क्या होता है, 4 दिन बाद 2021 में मिलिट्री जो है वो कहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को हर हाल में बचाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगी। ऐसे में फिर फरवरी 1 2021 में क्या होता है, मिलिट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है म्यांमार की ऑन सैन सू की, इनको डिटेन कर देती है और दूसरे लीडर्स जो कि NLD पार्टी से थे सब अरेस्ट कर लिए जाते हैं। मिलिट्री डिक्लेयर करती है कि इमरजेंसी की सिचुएशंस को डिक्लेयर कर देती है म्यांमार में और हैंड्स पावर टू सीनियर जनरल मिन ओंग हेलियांग, और मिलिट्री जनरल को जो है पावर हैंड कर दी जाती है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस चीज़ में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन के उभरते हैं। एक तो NLD पार्टी की लीडर, डिफैक्टो नेशनल लीडर जो है म्यांमार की, दैट इज़ ऑन सैन सू की, ये जो है ये अभी जेल में है। इसके बाद आते हैं दूसरे, दैट इज़ विन मिंट, ये पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, NLD से ही है ये भी, और ये जो है सूकी के लॉयलिस्ट है, तो ये भी अरेस्टेड है, ये भी अरेस्टेड है। देन कम्स मिन ओंग हेलियांग, ये जो है ये कौन है, ये मिलिट्री गवर्नर है वहाँ के, और इन्होंने जो है आर्ग्यूएबली कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिविजुअल है म्यांमार के, तो ये मिलिट्री गवर्नर है। इनके बाद आते हैं मिंट स्वी जो है वो फॉर्मर जनरल हैं और अभी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह सर्व कर रहे थे
कुछ समय पहले तक, और प्रेजेंटली जो है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह सर्व कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो वुना मुआंग लुइन है जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जो है ये एक्स जनरल की तरह ये सर्व कर रहे थे और वापस से जो है ये अपने रोल में हैं अभी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिलिट्री कूप जो कि हुई। और ऐसे में क्या हुआ, मिलिट्री कूप में जो ऑलरेडी लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर थी ऑन सैन सू की, इनसे जो है पावर को यूजर्प करके, ऑन सैन सू की और विन मिंट से पावर को यूजर्प करके मिन एंड ह्लियांग ने ले लिया है इस एलिगेशन में कि इनकी जो एनएलडी पार्टी है ये जो है ये फ्रॉड के थ्रू इलेक्शंस जीती है। आइए देखें व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो क्या होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स होती हैं और सॉल्यूशन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ईज़ करने के लिए, म्यांमार क्राइसिस को ईज़ करने के लिए मिलिट्री कूप के बाद तो एशियान, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि म्यांमार जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की एक मेंबर है। तो एशियन कंट्रीज़ जो है वो अप्रैल 2021 में क्या करती है, वो मिलती है फरवरी में हुए मिलिट्री कूप को डिस्कस करने के लिए। एशियन मीटिंग जो है उसको म्यांमार के पैरेलल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है, जो कि पैरेलली अपनी सरकार चला रहे हैं, अपने वॉइसेस को जो है स्पीक कर रहे हैं, तो वो भी आते हैं और वो भी अटेंड करते हैं एशियन के इस मीटिंग को। और एनयूजी जो है उसमें प्रो डेमोक्रेसी फिगर है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं म्यांमार में। और बाकी जो सू की के रिमेनेंट्स है ना, सू की के एडमिनिस्ट्रेशन से के जो बचे हुए लोग हैं या फिर किसी आर्म्ड एथनिक ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो लोग जो हैं वो लोग एनयूजी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि वहाँ पर अटेंड करेंगे एशियान की मीटिंग को। ये मीटिंग जो है ये ऐसा कंक्लूड करती है कि यहाँ पर जो भी क्राइसिस हो रही है म्यांमार में उसका सल्यूशन क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ही सल्यूशन है। और सारे पार्टीज़ को आपस में सही से बैठ करके कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना चाहिए। हेंस अ स्पेशल एशियन एनवॉय वेंट टू म्यांमार। तो इसलिए जो है एशियन एनवॉय जो है वो म्यांमार जाते हैं और फिर उसके बाद जो है रिलीज ऑफ ऑन सैन सू की एंड ऑल अदर पॉलिटिकल प्रिजनर विल हैव टू कम अबाउट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। यहाँ पर बात की जाती है कि ऑन सैन सू की को और बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए। म्यांमार के जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं, ही वॉज अपॉइंटेड द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि हमने अभी जस्ट बात किया। तो और फिर इसके अलावा एक बॉडी है इलेक्टेड लॉ मेकर्स की जो कि म्यांमार के ऑस्टेड सिविलियन गवर्नमेंट से ही बन के आए हैं। एनी पॉलिटिकल सोल्यूशन अहेड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एनयूजी। तो कोई भी पॉलिटिकल सोल्यूशन जो एशियान भी देती है तो वो एनयूजी जो है इसे अप्रूव करनी चाहिए। जिस भी बात पर डिस्कशन हो तो एनयूजी जो है वो उसे अप्रूव करे, सीआरपीएच अप्रूव करे। और ऐसे इसी के बाद क्या होगा, क्योंकि एनयूजी और सीआरपीएफ का अप्रूव करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जो है ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है ये पार्लियामेंट में जो है सीआरपीएफ जो है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है कंस्टिट्यूट करते हैं। और ये बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, तो एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है वेरियस पॉपुलेशन, जो भी इंक्लूसिव काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो अब इस मिलिट्री कूप का इफेक्ट इंडिया पर क्या होता है ये देखने वाली बात है। तो 2000 से ज़्यादा चीन रिफ्यूजीज़ जो है वो म्यांमार से जो है वो इंडिया की तरफ ऑलरेडी आ चुके हैं। बॉर्डर क्योंकि फ्री रेजाइम है तो लोग आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मिज़ोरम में दे आर स्टेइंग, वहाँ के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में वो रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं जो कि पूरी की पूरी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्प्रेड है। इंटायर टास्क जो इनको होस्ट करने की है ऐसे रेफ्यूजीज़ को, ये सारा का सारा काम कौन निभा रही है, विलेज कम्युनिटीज़ निभा रही है। और फिर इसके साथ साथ कुछ पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि यंग मीज़ो एसोसिएशन। तो हियर ये सारा का सारा होस्टिंग का काम कौन कर रही है, विलेज कम्युनिटी और यंग मीज़ो एसोसिएशन कर रही है। साथ साथ मीज़ो बैप्टिस्ट चर्च है। तो ये मीज़ो बैप्टिस्ट चर्च जो है ये चीन रिफ्यूजीज़, जो 20,000 चीन रिफ्यूजीज़ म्यांमार से इंडिया आए हैं, ये मानती है कि ये जो है ये एथनिक भाई बंधु हैं हमारे, तो इनको जो है होस्टिंग करना इनकी ड्यूटी है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर इस बात की देखें तो इंडिया जो है हमने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है किसी भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को म्यांमार में। हमने डिक्लेयर किया है कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है एज अ कंट्री कि हम बर्मा या म्यांमार के इंटरनल अफेयर में, आई एम सो सॉरी, हम वहाँ पर इंटरफेयर करें। और हम रिस्पेक्ट करते हैं म्यांमार की सोवरेनिटी को। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इंडो बर्मा रिलेशंस का, और जैसा कि हम जानते हैं कि मिलिट्री जो है वहाँ की एक डीप फुटहोल्ड है म्यांमार के गवर्नेंस में,
तो इस वजह से इंडिया के पास कोई और फर्दर चॉइस नहीं है दैन टू से कि हम तटस्थ हैं, हम न्यूट्रल हैं इस चीज़ में और हम म्यांमार की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। बट साथ साथ क्या बात हो रही है कि म्यांमार से बहुत सारे माइग्रेंट्स इंडिया आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20,000 चीन रिफ्यूजीज इंडिया आए, तो इससे इंडिया में एक पॉपुलेशन प्रेशर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ऑलरेडी इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके बाद हमें और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, प्योर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें जो है होस्ट करना पड़ रहा है और लोगों को, जो कि क्या हो रही है हमारे लिए एक कंसर्न है। सो लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज हैव हैड मीटिंग्स। तो दोनों कंट्री के जो लीडर हैं, जब ऑंग सू की और ये ऑंग सू की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर है एक, तो लीडर जो है वो दोनों कंट्री के टाइम टू टाइम मीट कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो फरवरी 2020 की है। यहाँ पर जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में साइन भी हुई थी, जहाँ पर हमने जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के फील्ड में थोड़ा बहुत जो है क्या किया है, ट्रीटी काइंड ऑफ साइन किया है। इसके साथ साथ जो है हमने अग्रीमेंट साइन किया है रखाइन स्टेट के प्रोजेक्ट में। तो म्यांमार का एक प्रोविंस है रखाइन स्टेट, वहाँ पर इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश करना चाहती है। साथ साथ हम क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स डालना चाहते हैं, हेल्थ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, और साथ साथ इंडिया और म्यांमार जो है वो कोऑपरेट करती है ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक जॉइंट एफर्ट देने में। इंडिया और म्यांमार जो है हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी साइन किया हुआ है, एंड हम लोग जो है वो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। म्यांमार के कंटिग्यूटी की वजह से कि म्यांमार जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से काफ़ी कंटिन्यूअस है, एथनिकली काफ़ी एफिनिटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और म्यांमार में, तो इस वजह से जो है म्यांमार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंसर्जेंसी के अगेंस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की। तो इसमें जो है म्यांमार हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड साबित होकर आता है, क्योंकि म्यांमार की काफ़ी कंटिन्यूटी है, एथनिक कंटिन्यूटी है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। म्यांमार जो है तो इट हैज़ स्टिल कंटिन्यूड म्यांमार कोऑपरेशन इन कर्बिंग इट ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो हम जो है वो अभी भी म्यांमार के साथ कोऑपरेट करने का एम करते हैं, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को जो है रेसिप्रोकल बेसिस पर जो है कर्ब कर सके। दोनों इंडिया और म्यांमार दोनों ही एफर्ट्स लगाएं, ये जो इंसर्जेंसी है इसको हम कर्ब कर सकें। इंडिया ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है 2019 में, जहाँ दोनों की दोनों साइड, इंडिया और म्यांमार दोनों जो है वो पीस, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को एम करती है कि हम अपने बॉर्डर एरियाज़ में इंडिया और म्यांमार के स्टैब्लिश करेंगे और किसी भी हार्मफुल एलिमेंट को जो है यूज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे की सॉइल पर किसी भी होस्टाइल एक्टिविटी के लिए यूज़ होने भी नहीं देंगे। दोनों कंट्री जो है इसने जो है एक पैक्ट सील किया है कि हम रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे कॉम्बैट इंडियन इंसर्जेंट से रिलेटेड, जो कि बॉर्डर रीजन पर ऑपरेट कर रहे हैं और जो कि एक थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया की, और साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ म्यांमार के लिए भी एक थ्रेट साबित हो सकते हैं। सो अभी हम अगर जाने कि म्यांमार में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उसके लिए हमें म्यांमार के इस मैप को देखना होगा। और इस मैप में 2-3 जगह जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये एरिया देख सकते हैं, दिस इज़ चिन। यहाँ से जो है क्या हो रहा है, यहाँ से जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स इंडिया आ रहे हैं। तो 20,000 चिन माइग्रेंट्स इंडिया आए हैं, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविंस इज़ रखाइन। रखाइन भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया है म्यांमार में प्रेजेंटली। देन देयर इज़ काचिन। उसके बाद जो है वी हैव द प्रोविंस ऑफ शान। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंस हैं जो हमें अभी देखने हैं। तो इसमें से सबसे पहला प्रोविंस जो हमें नोटिस करना है दैट इज़ काचिन प्रोविंस। काचिन प्रोविंस आप देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न म्यांमार में सिचुएटेड है, और ये जो है ये कैसी है, ये एक माउंटेनियस स्टेट है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार में है। और ये क्या है, ये एरिया जो है ना, दिस एरिया इज़ चाइना। तो काचिन जो है वो चाइना के साथ जो है क्या करती है, एक बॉर्डर शेयर करती है। तो जब म्यांमार को ब्रिटिश इंडिया से इंडिपेंडेंस मिली है 1948 से, जब से म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ है, तो काचिन पीपल जो है, काचिन में जो रहने वाले लोग हैं, इन्होंने खुद को 6 एथनिक ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। अब ये 6 एथनिक ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये 6 एथनिक ग्रुप में इन्होंने खुद को डिवाइड कर लिया है। तो ये पूरी की पूरी प्रोविंस जो है वो 6 पार्ट्स में इट हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक ग्रुप्स। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो है इनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको क्या मिलेगा, आपको इक्वालिटी मिलेगी, आपको ऑटोनॉमी भी मिलेगी। हर एक एथनिक कम्युनिटी को क्या होगी, रिलेटेबल ऑटोनॉमी या फिर रीजनेबल ऑटोनॉमी मिलेगी।
लेकिन क्या होता है कि 1961 में प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि बुद्धिज़्म स्टेट रिलीजन है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि पूरे के पूरे म्यांमार में क्या हो जाता है, बुद्धिज़्म को एक स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस वजह से काचिन स्टेट की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है ये खुद को एलियनेटेड फील करते हैं, चीटेड फील करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमें तो प्रॉमिस किया गया था कि हमें ऑटोनॉमी मिलेगी, फिर ये स्टेट रिलीजन क्यों डिक्लेयर किया गया। तो सेम ईयर में क्या होता है, कुछ प्रो क्रिश्चियन काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी कुछ लोग जो है वो मिलकर के क्रिएट करते हैं, दैट इज KIA। KIA क्या है, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। और इसको जो है इसको बनाया गया ताकि स्ट्रगल किया जा सके, ये लोग जो है ये अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि, और साथ साथ इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि स्टेट को इंडिपेंडेंस मिल जाए, क्योंकि स्टेट में इन्हें डर है कि इनके रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा या इनके रिलीजन की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो स्टेट रिलीजन है। ऐसे में काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जो है वो फाइट कर रही है इंडिपेंडेंस के लिए उसके बाद से, हमेशा से ही, जब से 1961 में बुद्धिज़्म एक स्टेट रिलीजन बना, तब से काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी काफ़ी एक्टिव है एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। एक सीज फायर जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुआ 1994 में, पर फिर वापस ये जो सीज फायर या फिर युद्ध विराम था जो कि काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी और म्यांमार में हुआ, ये जो है ये 1994 में ख़त्म हो गया एंड सिचुएशन वापस से वहीं आ गई कि आर्मी जो है वो वापस से लिबरेशन डिमांड करने लगी, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। और तब से जो है वो फाइटिंग जो है म्यांमार की आर्म फोर्स, जिसको कि हम तकमदाओ कह रहे हैं, और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी में हमेशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गई है, बढ़ गई है। तो दिस वॉज द फर्स्ट, तो चिन वॉज द फर्स्ट क्राइसिस, द सेकेंड क्राइसिस वॉज काचिन क्राइसिस, द थर्ड इन द सीरीज इज रखाइन स्टेट क्राइसिस। तो रखाइन स्टेट जैसा कि आप देख सकते हैं ये कहाँ है, ये साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है। तो साउथ वेस्ट ऑफ म्यांमार में हम देख सकते हैं रखाइन स्टेट सिचुएटेड है। और रखाइन स्टेट में जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2012 में क्या होता है, रखाइन में काफ़ी रायट्स हो जाते हैं। और रखाइन में जो है वो मेजरली दो एथनिक ग्रुप है जो लड़ रही हैं। एक रोहिंग्या मुस्लिम है जो रखाइन के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न वाले पार्ट में कौन है, रोहिंग्या जो है, दीज आर मेजॉरिटी। और सदर्न पार्ट में कौन मेजॉरिटी है, तो सदर्न पार्ट में जो है वो बुद्धिस्ट रखाइन्स मेजॉरिटी है। ऐसे में क्या हो जाता है कि रायट्स हो जाता है काइंड ऑफ, रखाइन अगर ये है तो ये ऊपर जो है वो रोहिंग्या और नीचे जो है वो बुद्धिस्ट में डिवाइड हो चुकी है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रायट्स देखने को हमें मिलते हैं। रखाइन जो है ये एक बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, बुद्धिस्ट रखाइन ऐसा बिलीव करने लग जाते हैं, फर्म बिलीव ये लोग होल्ड करने लग जाते हैं, ये लोग जो है बहुत ही जल्दी एक माइनॉरिटी बन जाएंगे अपने खुद के एंसेस्ट्रल स्टेट में। ऐसे में 1982 में क्या होता है, जनरल ने विन की जो गवर्नमेंट है वो बर्मीज नेशनैलिटी लॉ को एक्ट करती है, जो रोहिंग्या जो कि रखाइन के नॉर्थ में रहा करते थे, रखाइन स्टेट के, उनको सिटीजनशिप डिनाई कर दिया जाता है। इसके बाद रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश भी माइग्रेट करते हैं और बांग्लादेश से सब्सिक्वेंटली इंडिया भी माइग्रेट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोहिंग्या इशू को बहुत ही शॉर्टकट में हमने समझने की कोशिश की है। किसी और वीडियो में मे बी विल डील विथ इट इन अ मोर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अभी जो है हमारे लिए ये जानने की बात क्या है कि रखाइन स्टेट जो कि साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है म्यांमार की, यहाँ पर दो एथनिक ट्राइब में बेसिकली झगड़ा हो गया, या काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से क्या हो गया कि काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, फिर वो रायट्स में फैल गई। तो नॉर्दर्न स्टेट में रोहिंग्या मुस्लिम्स थे और सदर्न स्टेट में रखाइन बुद्धिस्ट हैं। और रखाइन बुद्धिस्ट में ये बिलीफ फैल गया कि वो जो है वो अपने ही स्टेट में कौन हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी एक माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो तब से वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो है डिमांड उठाने लगे। और फाइनली म्यांमार की गवर्नमेंट ने क्या कहा, म्यांमार की गवर्नमेंट ने रोहिंग्यास को एक आइडेंटिटी या सिटीजनशिप देने से डिनाई कर दिया बर्मीज नेशनैलिटी लॉ के तहत, जिसके बाद जो है वो रोहिंग्या क्राइसिस भी जो है वो यहीं से उभर के आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो द फोर्थ इन द स्टेट कैटेगरी इज शान स्टेट। तो शान स्टेट आप देख सकते हैं ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार में सिचुएटेड है। तो शान जो है ना, यहाँ पर ओपियम और हेरोइन प्रोड्यूस होती है। और शान जो है ये 1990s से क्या हो रहा है, यहाँ पर मेथ भी प्रोड्यूस हो रही है। तो मेथ क्या है, मेथ भी क्या है, एक काइंड ऑफ ड्रग है जो कि काफ़ी एडिक्टिव होती है। तो 1990 से जो है यहाँ पर ओपनली शान स्टेट में जो है वो मेथ भी प्रोड्यूस हो रही है। और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइना से बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस की वजह से और रिलायबल सिक्योरिटी
की वजह से जो है यहाँ पर प्रो गवर्नमेंट मिलिशियाज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिबेल होकर के उभर आए हैं। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमिटी टू प्रीकर्सर सप्लाईज फ्रॉम चाइना, तो चाइना से जो है ये शान जो है वो कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से काफ़ी कुछ सप्लाई ईजिली अवेलेबल है और रिलायबल सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड रिबेल हेल्ड एनक्लेव्स हैव अलाउड शान टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल सेंटर्स ऑफ क्रिस्टल मेथ प्रोडक्शन। तो मेथ ड्रग की जो है क्रिस्टल प्रोडक्शन की शान स्टेट जो है ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर बन गई। और जिस स्केल में ये प्रोडक्शन हो रहा है और जिस लेवल की प्रॉफिट शान स्टेट में अर्न हो रही है मेथ प्रोडक्शन से, ये इतनी ज़्यादा वास्ट है कि फॉर्मल सेक्टर से शान को जो है ये इनकम कभी भी पॉसिबल नहीं है जितनी इनकम उसे मेथ प्रोडक्शन से हो रही है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गई है टू रिजॉल्व द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड अ फंक्शनल लिसिट इकोनॉमी इन द स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रॉपर फंक्शनल इकोनॉमी नहीं बिल्ड हो पा रही है स्टेट में, क्योंकि सबके सब जो है वो मेथ प्रोडक्शन में बिजी हैं। और इस वजह से क्या हो गया है, कोई बेटर गवर्नेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है वो ड्रग प्रोडक्शन हो रहा है, इसके साथ तस्करी हो रही है। तो क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है और इस वजह से क्या हो रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रही है स्टेट की। तो ड्रग स्टेट जो शान की है, इसकी जो रेवेन्यू है ये जो है ये आर्म्ड ग्रुप इन काचिन, शान एंड रखाइन स्टेट इसको क्या करती है, शान की जो ड्रग ट्रेड है उसी से काचिन, शान और रखाइन स्टेट को क्या होता है, रेवेन्यू मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस ड्रग ट्रेड को रुकवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इकोनॉमिकली ब्रेक कर सकें रिबेलियस फीचर्स को म्यांमार में। एज पर द पॉइंट ऑफ अ म्यांमार गवर्नमेंट ये देखा जा सकता है। तो शान में ड्रग ट्रेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों अब तक ये जो है रिबेलियंस कंटिन्यू हो पा रहे हैं, क्योंकि शान के ड्रग ट्रेड जो है वो इनफ रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है जो काचिन, शान और रखाइन स्टेट के सारे आर्म्ड ग्रुप्स को फेवर कर रही है इकोनॉमिकली। इन सारी चीज़ों की सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो म्यांमार पुलिस और दूसरे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ को जो है इसके सप्लाई को रिड्यूस करने के पीछे वर्क करना पड़ेगा। साथ साथ कुछ और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाना होगा, क्योंकि आधे से अधिक पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी इंगेज्ड है इस ड्रग ट्रेड में। तो आपको कुछ बेटर इनकम अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि पॉपुलेशन खुद को इंगेज करने में रेडी हो, कि वो खुद को ड्रग बिजनेस को छोड़ करके वो दूसरे चीज़ों में खुद को इंगेज करें। गवर्नमेंट को जो है करप्शन भी रिड्यूस करना होगा ताकि वो लोअर रंग ड्रग पेडलर्स को कैच कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं से सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, सपोर्ट हर लेवल पर मिल रहा है। जो इस लेवल पर शान जो है वो ग्रेटेस्ट मेथ प्रोडक्शन की प्लेस बन चुकी है। एजुकेशन, ट्रीटमेंट, हार्म रिडक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें और क्रिमिनल पेनल्टी को जो है से रिप्लेस करना होगा। मतलब क्या होता है ना कि कुछ गलत करो और फिर उसके लिए अगर पनिशमेंट मिल जाए तो आपको गलत करना कहीं ना कहीं चोरी छुपे फिर होने लग जाता है। लेकिन अगर आप उसको कुछ बेटर चीज़ों से रिप्लेस कर दोगे, जैसे कि आप बोलो कि आपको पनिशमेंट नहीं मिल करके आपको एजुकेशन से आपको ख़त्म करो, ट्रीटमेंट से ख़त्म करो, हार्म रिडक्शन से ख़त्म करो। कहते हैं ना कि आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स पेनिट्रेट व्हेन आर्मी ऑफ सोल्जर्स कैन नॉट। तो जब आप जो है वो सही तरीके से या लड़ झगड़ के कहीं पर किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप वहाँ पर सिद्धांतों से बड़े बड़े वॉर को जीत सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर कुछ वैसा ही बात किया जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, एजुकेशन, ट्रीटमेंट और हार्म रिडक्शन शुड रिप्लेस क्रिमिनल पेनल्टी। तो क्रिमिनल पेनल्टी को हमें हटाना होगा। जो छोटे मोटे ऑफेंडर्स हैं उनके लिए क्रिमिनल पेनल्टी को हटा करके उन्हें प्रॉपर एजुकेट करना होगा, उन्हें ट्रीट करना होगा और उनके हार्म रिडक्शन पर ध्यान देना होगा। मिलिट्री और पुलिस जो है उसको एक्टिवली इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ताकि सारी कंट्रीज़ मिल करके ड्रग कार्टेल सिस्टम को जो है वो कैच कर सके और उनके शिपमेंट्स को। बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो इंडिया म्यांमार जो है वो लगातार वर्क कर रहा है कि हम कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर पाए। म्यांमार से कनेक्टिविटी हमारे लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर के भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो कनेक्टिविटी के मामले में हमेशा पीछे रह जाती है इंडियन मेनलैंड से। तो म्यांमार जो है दैट कैन प्रोवाइड अस अ गुड रीच टू आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और साथ ही साथ म्यांमार जो है वो बाकी साउथ ईस्टर्न स्टेट में एशिया के हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले तो हम 3200 किलोमीटर की एक ट्रायंगुलर हाईवे कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड से होकर गुजरेगी और बाद में कंबोडिया और वियतनाम जैसे जगहों पर भी एक्सटेंड करेगी, और ये सब मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के अंदर हो रही है। सो
इंडिया जो है, हमने 2 प्रोजेक्ट्स जो है म्यांमार में अंडरटेक किया है। एक तो है 1360 किलोमीटर की ट्राईलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट बनाना, जो कि मोरे इंडिया से लेकर के मेसोट तक, जो कि थाईलैंड में है, वहाँ तक जाएगी। तो इंडिया से फाइनली थाईलैंड जाएगी और बीच में जो है वो म्यांमार भी आएगी। तो दिस इज़ फर्स्ट 1360 किलोमीटर ट्राईलैटरल हाईवे। और दूसरा जो प्रोजेक्ट जो हमने लिया हुआ है तो वो ये है कि हम जो 120 किलोमीटर कलेवा यगी रोड सेक्शंस जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाईवे स्टैंडर्ड्स पर, और अपग्रेड कर रहे हैं 69 ब्रिजेस को, जो कि रोड तक अप्रोच कर रहे हैं। वैसे 69 ब्रिजेस को हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे के सारे ब्रिजेस कहाँ पर हैं? तो ये तामू काइगोन कलेवा रोड सेक्शन पर हैं। और ये पूरी की पूरी जो है ये 150 किलोमीटर की रोड सेक्शन है, जिसमें 69 ब्रिजेस हैं। तो हम सारे के सारे ब्रिजेस को क्या कर रहे हैं? अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे अगर देखें तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड की ट्राईलैटरल हाईवे वाले जो सेक्शन को जिसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि 1360 किलोमीटर की ट्राईलैटरल हाईवे है, तो इसी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक और प्रोजेक्ट, दैट इज़ कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि एजवाल, पलेटवा और सिटवे प्रोजेक्ट भी जिसे कहा जाता है। और ये क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि म्यांमार को जो है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न मिज़ोरम स्टेट से जोड़ेगी सिटवे पोर्ट से होते हुए। तो म्यांमार के सिटवे पोर्ट से होते हुए हम इंडिया के मिज़ोरम से जो है वो बेटर कनेक्टिविटी पाएंगे। और साथ साथ क्या होगा कि हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी आगे बढ़ने के लिए म्यांमार में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। म्यांमार में जो इंडियन प्रोजेक्ट्स है ये किस बात से मोटिवेटेड है कि चाइना की इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो वहाँ पर हमें जो है उसके इन्फ्लुएंस को म्यांमार में चेक भी करना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम आर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया और म्यांमार जो है हमने अपग्रेड किया है नेवल बेस को सिटवे में, और ऑपरेशनलाइज कर दिया है सिटवे के नेवल बेस को 2021 से। सिटवे पोर्ट जो है उसे चाबहार पोर्ट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है हमने एयर, लैंड और सी रूट्स एक्सटेंड किया है ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें ट्रेड लिंक्स को म्यांमार और इंडिया के बीच में, और इस्टेब्लिश कर सकें एक गैस पाइपलाइन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने हमेशा म्यांमार के डिज़ास्टर रिलीफ सिचुएशन में जो है प्रॉम्प्टली और इफ़ेक्टिवली जो है वो असिस्ट करने की कोशिश की है, सारे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। नेचुरल कैलामिटीज़ में जैसे कि हम साइक्लोन मोरा की एग्जाम्पल ले सकते हैं जो 2017 में आई, या फिर केमन की एग्जाम्पल ले सकते हैं जो 2015 की है, या साइक्लोन नरगिस की एग्जाम्पल ले सकते हैं जो 2008 की है, या फिर अर्थक्वेक की एग्जाम्पल ले सकते हैं जो शान स्टेट में 2010 में आया। सारे के सारे सिचुएशन में इंडिया ने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स और रिलीफ को जो है ऑफ़र किया है। तो मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ग्रुपिंग है 6 कंट्रीज़ की, इंडिया, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। और ये सारी कंट्री जो है ये कोऑपरेट करने का प्रॉमिस करती है कि ये टूरिज़्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सारे ही ये 5 क्षेत्र में जो है कोऑपरेट करने की कोशिश करेगी। और मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट जो है इसे लॉन्च किया गया था 2000 में वेनशियन लाओ पीडीआर में। तो लाओ पीडीआर में ये जो है ये लॉन्च किया गया था। और दोनों ही गंगा और मेकोंग जो है ये सिविलाइजेशनल नदी है। और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है ये एक इनिशिएटिव है जिसकी एम क्या है कि हम क्लोज़र कॉन्टैक्ट डेवलप कर पाएँ इन 6 एरिया में रहने वाले लोगों के बीच में, या इन दोनों रिवर बेसिन में रहने वाले लोगों के बीच में। तो आप देख सकते हैं इंडिया, देन म्यांमार, लाओ पीडीआर, थाईलैंड और बाकी जो है कंबोडिया एंड वियतनाम, ये सारे जो है ये सारे मेंबर्स हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन कंट्रीज़ के। अभी हमने 2 मुद्दों को डिस्कस किया, एक तो म्यांमार में चल रहे मिलिट्री कूप और डिस्टर्बेंसेस को, और दूसरा कि म्यांमार इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसे में इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पॉलिसी होगी, वो इन दोनों ही बातों से मोटिवेटेड होगी। तो इसीलिए ये दोनों बातें जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। तो हम देख सकते हैं इंडिया की एक पॉलिसी जो म्यांमार के साथ है, दैट इज़ फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो ये फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है इंडिया और म्यांमार के बीच में? तो
फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी ताकि हम लोग जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर वाले एरिया में रहती है उनके फैसिलिटेशन, उनके जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट कर सके, क्योंकि ट्राइब कम्युनिटी को ना प्रॉपरली नहीं पता कि ये जो है ये बॉर्डर है और इसे नहीं क्रॉस करना, हाँ क्रॉस करना, तो उनके मूवमेंट के लिए जो है क्या हुआ था, फ्री मूवमेंट रिजाइम को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो पर्पस क्या था, ताकि कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज मेंटेन कर सके और लोगों को ट्रैवल करना अलाउ करे 16 किलोमीटर दोनों ही कंट्री के बॉर्डर्स पर। तो इफ़ दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ म्यांमार एंड दिस इज़ द बॉर्डर, तो इस बॉर्डर के 16 किलोमीटर आर पार जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ट्रैवल करना अलाउड था। और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो अर्ली 1990 से ही ये इफ़ेक्टिव है, बट फॉर्मल अग्रीमेंट जो है ये काफ़ी लेट में सॉलिडिफाई हुई और 2018 से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन हुआ है और ये जो है ये म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन पर बनी हुई है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और रिसेंटली जो है हमारी न्यूज़ पर यही चीज़ सरफेस हो रही है कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि वो फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है वो क्लोज़ करवाएंगे, क्योंकि लगातार क्या हो रही है कि इस फ्री मूवमेंट रिजाइम से क्या हो रहा है कि म्यांमार में जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है तो वहाँ से जो है वो अलग अलग ट्राइब्स जो है वो लगातार बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया के साइड आ रही है और हमें जो है उनके लिए हॉस्पिटैलिटी करना हो रहा है, जिस वजह से हमारे ऊपर ऑलरेडी पॉपुलेशन प्रेशर है और साथ साथ ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रही है। तो इस वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है वो कुछ समय के लिए एटलीस्ट अभी बंद हो जाएगी। आगे अगर हम देखें तो की फ़ीचर्स क्या है, एक तो इस फ्री मूवमेंट रिजाइम की फ़ीचर है कि वीज़ा फ्री ट्रैवल। तो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो ट्रैवल कर सकती हैं 16 किलोमीटर कभी भी वीज़ा फ्री विद इन 16 किलोमीटर रेडियस फॉर 72 आवर्स, मतलब 3 दिनों के लिए जो है ये वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है ये कर सकती हैं। बॉर्डर हार्ट्स का भी कॉन्सेप्ट है कि लोकल बॉर्डर या ट्रेड मार्केट जो है यहाँ पर हार्ट इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड या फिर फ्री मूवमेंट रिजाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर हार्ट की एक पोस्टर। रीसेंट माइग्रेशन ट्रेंड्स जिसकी हमने ऑलरेडी बात की, तो अगर बात करी जाए बस 2024 की, तो रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि 5000 से ज़्यादा लोग बस 2024 में म्यांमार से इंडिया की तरफ आ गए हैं। तो ऐसे में जो हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंडिया पर जो है हॉस्पिटैलिटी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होते जा रही है, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं कि फ्री मूवमेंट रिजाइम कैन बी टेम्पररली क्लोज्ड। रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है, इसमें से बहुत सारे रेफ्यूजी जो है वो बेटर लिविंग कंडीशंस सीख कर रहे हैं क्योंकि म्यांमार में क्राइसिस चल रही है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि ये बेटर लिविंग कंडीशंस जो सीख कर रहे हैं, इससे क्या होगा, रहने वाले जो इंडियंस हैं जो इंडिया में हैं, इनके कंडीशंस या इनके चीज़ें जो है यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, जिस वजह से ऐसे डिसीजंस लेने के कयास आ रहे हैं। तो इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसा हमने ऑलरेडी बात किया, पहले तो पॉपुलेशन प्रेशर, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की प्रेजेंटली, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इमिग्रेशन हो रहा है इंडिया में, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चरल, हेल्थ केयर और एजुकेशनल सर्विस जो है बॉर्डर रीजन्स में, इस पर काफ़ी ज़्यादा एडिशनल खर्चे पड़ रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार और चाइना की कोऑपरेशन बहुत अच्छी है। चाइना की एक इनिशिएटिव है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जिसको सब्सक्राइब नहीं करती है इंडिया। तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की म्यांमार एक पार्ट है, सीमेक या फिर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर शॉर्टकट में हम समझना चाहें तो ये क्या है, चाइना जो है पुराने समय के सिल्क रोड जैसा फिर से कुछ बनाना चाह रहा है, जिससे वो अलग अलग कंट्रीज़ को खुद से कनेक्ट कर ले और ट्रेड के में फैसिलिटेशन हो, क्योंकि चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो वो अपने ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए ऐसा कर रहा है। इंडिया क्यों नहीं है इसकी मेंबर, क्योंकि POK का जो रीज़न है, जिसे हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया की तरफ से, तो हमारा ऐसा मानना है, तो हमारा ऐसा कहना है कि चाइना जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक पार्ट से जो है वो
इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक रोड को पास करा रही है, जिस वजह से वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ चाइनाज वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है चाइना और म्यांमार के ऑफिशियल्स के बीच में। इसके अलावा जो है उन्होंने अपग्रेड किया है रोड और न्यू हाई स्पीड रेल लाइन को भी, जो कि कनेक्ट करती है कुनमिंग, जो कि चाइना की साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है, उसे जो है रखाइन स्टेट के बॉर्डर से या फिर नॉर्दर्न शान से होते हुए रखाइन तक पहुंचाते हुए जो है वो मैंडले तक एक बॉर्डर से कनेक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना और म्यांमार के प्रोविंसेस को कनेक्ट किया जा रहा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट। और इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा कि चाइना जो है वो रैपिडली ग्रो कर पाएगी, क्योंकि चाइना जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो वो रैपिडली ग्रो कर पाएगी इंडियन ओशन में अपने इंटरेस्ट्स को। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है ऐसे में इंडिया के लिए? तो पॉलिसी रिकमेंडेशन शॉर्ट टर्म में क्या है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि म्यांमार हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से भी कनेक्ट करने के लिए। तो हम जो है इमीडिएट रिलीफ म्यांमार को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि फूड, शेल्टर या मेडिकल एड। साथ साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फॉर देयर सपोर्ट, क्योंकि इंडिया जो है हमने कोई भी रेफ्यूजी अग्रीमेंट को नहीं साइन किया है कि हम सारे रेफ्यूजीज़ को जो है हम एंटरटेन करेंगे। जैसे कि यूरोपियन नेशंस हैं, उन्होंने रेफ्यूजी अग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है कि वो रेफ्यूजी को कभी भी मना नहीं कर सकते, बट जहाँ तक बात है इंडिया की, तो हमने कहीं पर भी ऐसा कुछ साइन नहीं किया है। तो ऐसे में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांग सकते हैं इस ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए जो हम म्यांमार को प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है तो हमें जो है बॉर्डर को थोड़ा स्ट्रेंथन करना होगा, सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा, माइग्रेंट्स को मैनेज करना होगा, और जैसा कि ऑलरेडी बात चल रही है कि टेम्पररीली फ्री मूवमेंट रिजाइम को शायद क्लोज भी करना होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि हम इंटीग्रेशन और सपोर्ट को ही फेवर करें। तो हम जो है ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करें ताकि सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके रेफ्यूजीज़ की, वोकेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशन ऑफ़र करें। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की बात करें तो म्यांमार के गवर्नमेंट के साथ जो है हम इंगेज करें ताकि रूट कॉज समझ पाएँ इन माइग्रेशन की, और एडवोकेट करें एक पीसफुल रिजोल्यूशन म्यांमार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो जैसे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से जो है रेफ्यूजी मैनेजमेंट की डिमांड करें, असिस्टेंस डिमांड करें, और फिर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी वर्क करें ताकि एक रीजनल रिस्पांस प्लान भी हम जो है वो डेवलप कर सकें। इसके अलावा एक बैलेंसिंग एक्ट क्या है कि हमें ध्यान देना है कि हमें ह्यूमैनिटी तो करनी है बट साथ साथ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है। तो इस वजह से हमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन को एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना होगा कि हम माइग्रेंट्स को हेल्प तो कर सकते हैं बट अपने नेशनल सिक्योरिटी पर जब क्वेश्चन आ जाए तो नहीं कर सकते। इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो इंक्लूसिव हो और सेंसिटिव हो, दोनों ही लोकल और माइग्रेंट्स दोनों ही नीड माइग्रेंट कम्युनिटीज़। तो इसी की एक एग्जांपल है मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट भी, जो कि हमने जिसमें जो है 6 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, जो हमने अभी जस्ट बात किया। तो ये मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट भी क्यों है, ये इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस को फॉस्टर करने के लिए ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वे फॉरवर्ड क्या है कि म्यांमार की जो मेंबरशिप है एशियान, बिम्स्टेक या मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट में, इससे जो है इंडिया की रीजनल, सब रीजनल और बाकी बायलैटरल रिलेशंस जो है हमने जो है म्यांमार के साथ जो किया है, इससे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हम लीव कर पा रहे हैं। म्यांमार जो है वो जनरली इंडिया के स्टैंड के लिए सपोर्टिव रही है अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। As a part of India's diplomatic effort to help Myanmar contain COVID-19, over 2.12 million कोविडशील्ड वैक्सीन्स, तो हमने जो है म्यांमार को कोविड-19 से लड़ने में 2.12 मिलियन कोविडशील्ड वैक्सीन्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इंडिया की रोल क्या है, हम एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। इंडिया इसके लिए फेमस है कि हम जो है कहीं पर भी वॉर को नहीं प्रमोट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो है जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी में जा कर के जितनी सिंपली जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए तो उतना अच्छा है।
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कि अगर हम ऐसे ही कोऑपरेशन करते रहें और कोऑपरेशन के साथ किसी सोल्यूशन को रीच करें, हम अपने कंसर्न्स बताएं कि हमें माइग्रेंट्स से इश्यूज़ हो रही है और हम विलिंग है कि किसी एक सोल्यूशन को रीच करें, अगर वो बायलैटरली रीच किया जाए तो और अच्छा है। तो अगर हम ऐसे में क्या करें, कोऑपरेशन इन्हांस हो जाएगी इंडिया और म्यांमार के बीच में, जिस वजह से क्या होगा कि काफ़ी सारे चैलेंजेस जो इंडिया और म्यांमार दोनों ही फेस कर रही है, जैसे कि बॉर्डर इंसर्जेंसी की बात हो गई, या फिलहाल जो म्यांमार में जो भी रिबेलियंस हो रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जा सकता है। So that is it for the day. I hope you learned something interesting and you enjoyed watching. For more such videos, stay tuned. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Keep watching and stay tuned.